तो दो प्रकार की यूनिट्स का कैटेगराइजेशन किया गया है, एक कौन सी होती है फंडामेंटल और दूसरी क्या होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल में अपन ने देखा बेसिक यूनिट है, जैसे लेंथ की यूनिट हो गई, मास की यूनिट हो गई, टेम्परेचर की यूनिट हो गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हो गई, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको तुम मोल में नापते हो, वो भी एक प्रकार से क्या है फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है और उसके बेस पे जो यूनिट बनाओगे तुम फॉर्मूला पे रख के, जैसे कि फोर्स की यूनिट तुम्हारी क्या हो गई डिराइव्ड, वर्क की यूनिट क्या हो गई डिराइव्ड यूनिट, है ना। तो यहाँ पे तुमने देख लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं और वहीं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं डिपेंडेंट। वो किस पे डिपेंड करती हैं फंडामेंटल पे। जैसे अपन लास्ट में एक वो कर रहे थे ना, ट्रांजिशन कर रहे थे अपन एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, कौन सी वाली थी वो, जैसे वर्क की थी। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क में कभी भी डिस्टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि ये चौक नीचे गिरा था और मैंने उसको उठा के वापस रख दिया, तो बेसिकली इस चौक पर वर्क कितना हो गया 0, क्योंकि इस चौक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होती है, यदि ये x है ये y है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू d। और ये क्या होती है x प्लस y इस केस में। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू x प्लस y। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इज इक्वल टू s, कैपिटल S। क्या होगा, कितना होगा वो, यहां पर यदि फाइनल पोजीशन f है, इनिशियल I है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू IF। तो वर्क के फॉर्मूले में आपके पास डिस्टेंस नहीं आता है, क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। तो इसको तुम कैपिटल S भी लिख सकते हो। आगे चल के तुम जब पढ़ोगे तो उसमें D की जगह तुम्हें क्या मिलेगा कैपिटल S, और cos थीटा भी मिलेगा, पर अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो अभी सिर्फ कितना है F इंटू S। S की जगह आप क्या ले सकते हो, D ले सकते हो, डिस्टेंस। रेक्टिलिनियर मोशन में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक बॉडी यहां से यहां चलती है बिल्कुल सीधी लाइन में 1 नंबर से 2 नंबर तक, तो इसकी डिस्टेंस यदि x है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है x ही तो है। तो ऐसा मोशन जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं उसको तुम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हो। कौन सा मोशन, है ना। अभी शायद मोशन एक चैप्टर सर करा रहे होंगे तुम्हें काइनेमेटिक्स, तो बताएंगे भी उसमें। F इंटू डी वर्क का फॉर्मूला, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a इंटू डी। मास क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या होता है मीटर। मीटर का पावर कितना बन गया डायमेंशन, डायमेंशन मतलब पावर, तो कितनी पावर बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला तुम MLT से बताते हो, MLT एक एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट। तो किलोग्राम को मैं अपन क्या लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में बताओ, अपन लिखते हैं m। मीटर में क्या लिख सकते हैं L, और L का क्या स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम t स्क्वायर। ये टाइम को ऊपर लेकर आओ तो t पावर कितना हो जाएगा -2, देन यू विल हैव ml स्क्वायर t माइनस, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क का। ये याद रहना चाहिए, हर बार निकालो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यदि ये तुमको पता है तो तुम इसका यूनिट भी बता सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर MKS में। CGS में क्या बता सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, FPS में फुट पाउंड सेकेंड होता है। तो यदि FPS में तुम्हें निकालना हो इसका यूनिट वर्क का, क्या हो जाएगा पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब मैंने लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एक अच्छा वर्क का ये जो यूनिट है ये वाला, इसी को आप क्या बोलते हो? जूल बोलते हो। क्या बोलते हो? बोलते हैं ना जूल। जूल एक ऐसा ही यूनिट है, मतलब एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, और कंसाइज यूनिट है जो डिराइव्ड है। किससे डिराइव्ड है? बेसिक यूनिट से। बेसिक यूनिट क्या है? किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं अलग अलग, और जब इनको कंबाइन किया कुछ डायमेंशन के फॉर्म में तो किसकी यूनिट बन गई? दैट मीन्स वर्ग तुम्हारे पास एक कौन सी यूनिट है? डिराइव्ड। समझे बात को? अब यदि आपसे कोई कहता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो जूल एक बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट आपके पास क्या होगी? ईआरजी। ईआरजी में अर्ग। अब वो कितनी आएगी? आप देखो यहाँ पे किलोग्राम, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। और टाइम का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर एज इट इज रखो तुम। नहीं समझ में आ रही बात? क्लियर है? हाँ, 100 का क्या होगा? ये स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी आपके पास 1000 को तुम क्या लिख सकते हो? 10⁻³ क्या? ग्राम। 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। 4 और 3, 4 and 7, 4 and 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यू विल हैव 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड में क्या? सेकेंड स्क्वायर। ये जो हिस्सा है इतना, इसको आपने क्या बोलना है? ERG। दैट मीन्स 10⁻⁷ स्मॉल में 1 जूल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। चेक द क्वेश्चन है, check the correctness of third equation of motion. Check the correctness of third equation of motion. Check the correctness of third equation of motion. Third equation of motion क्या होती है? 3 इक्वेशंस होती है मोशन की। 9th में भी पढ़े होगे, अभी फिर से पढ़ोगे 11th में। कौन कौन सी? v = u + at इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपके पास। उसमें से फर्स्ट कौन सी होती है? 3 इक्वेशन है। फर्स्ट वाली क्या थी? v = u + at। कौन सी इक्वेशन है ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s = कैपिटल S होता है, ut प्लस कितना? हाफ at²। एंड थर्ड इक्वेशन इज v² = u² प्लस 2as। कई बुक में उल्टा ऐसा लिखा मिलेगा, v² - u² = 2as। वो बात भी सही है भाई, u² इस तरफ ले आओगे तो v² - u² = कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ as। तो ये 3 इक्वेशन से इनके प्रूफ भी हैं, ठीक है। तो अभी अपन इन पर नहीं जाएं क्योंकि वो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन रोहित सर करा रहे हैं, उसमें शायद ये पढ़ लोगे तो मोशन में। अभी अपन बात करते हैं करेक्टनेस। क्वेश्चन क्या लिखा है तुमने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की करेक्टनेस पता करनी है। अभी ये करेक्टनेस आप पता कैसे करेंगे? MLT के फॉर्म में करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? अब ध्यान से देखो क्या करना है। इसमें तुमने क्या करना है, ये लिख लिया। इसमें आपने सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिखनी है जिसको करेक्ट बताना है, कि जिन्होंने इक्वेशन बनाई है वो सही बना पाए हैं कि नहीं। किसने इजाद किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन? न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने इस पे काम किया था। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² = कितना है? u² प्लस 2as। इसके दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक, जब भी आप इक्वेशन का बात करोगे उसमें लेफ्ट और राइट साइड होगा। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। यदि ये दोनों साइड की
डायमेंशनल इक्वेशन सेम आ जाएंगी तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। अब डायमेंशनल इक्वेशन एमएलटी के फॉर्म में, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, एल, एल बाय टी, और इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। दैट मीन्स एल स्क्वायर डिवाइड बाय, दैट मीन्स एल स्क्वायर टी पावर कितना, -2। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया तुम्हारे पास, एल स्क्वायर टी -2। बताओ है ना। अब राइट का निकालना है, और यदि वो इतना ही आ गया दैट मीन्स इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। तो अब राइट हैंड साइड पे बात करते हैं अपन, कितना है, यू स्क्वायर। यू भी क्या है तुम्हारे पास, वेलोसिटी है, तो रखिए यहाँ पे यू आपके पास वेलोसिटी है, दैट मीन्स एल बाय टी, और इसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, एल टी -2 इंटू एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एल। तो अगेन एल इंटू एल, एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो यू विल सी एल बाई टी होल पावर कितना, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। हाँ या ना। इसको आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एल स्क्वायर बाय कितना, टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना। तो आपके पास हो गया एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और 2 + 1 कितना होगा, 3। तो आप देखो यहां पर भी तुम्हारे पास अब क्या मिल गया है, एल स्क्वायर टी पावर -2, और अंदर कितना मिल गया है, और यहां पे भी तुम्हारे पास क्या था, एल स्क्वायर टी पावर कितना, -2। कहां से, हाँ तो 3 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यूनिट क्या बच रही है, एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। नोट करो, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सेम मिल रहा है, एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आपको क्या देगा, यहां पर करेक्टनेस देगा। सो दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा एक और चीज है, कुछ बुक में आप देखोगे कि ये 2 लेकर ये नहीं चले, क्योंकि 2 वैसे भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। तो यदि आप इस 2 को यहां से हटा भी देंगे तो फाइनली आपके पास एल स्क्वायर प्लस टी, एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर ही आना है। तो लेके चलना है, लेके चलो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। अभी ध्यान दो, यहां पर ये एक इक्वेशन है आपके पास जो कि रेट ऑफ फ्लो बता रही है। किसको बता रही है, रेट ऑफ फ्लो। ये v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वाटर का या लिक्विड का। वो लिक्विड किसमें से बह रहा है, पाइप में से। तो उस लिक्विड का कुछ वॉल्यूम फ्लो करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस्ड क्वेश्चन है, लिक्विड से रिलेटेड। पाइप की लंबाई कितनी है, L। पाइप में प्रेशर कितना है, P। पाइप में रेडियस कितनी है, A। और विस्कोसिटी कितनी है, ईटा। अब विस्कोसिटी क्या होती है, किसी फ्लूइड का कितना थिक है कि कितना थिन है, कितना गाढ़ा है कि कितना पतला फ्लूइड है, वो बताता है उसकी विस्कोसिटी। जो थिक फ्लूइड होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई विस्कस होते हैं। कैसे होते हैं, उनका ईटा ज्यादा रहता है। जैसे शहद और पानी, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, शहद की। ठीक है, पानी और ब्लड, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ब्लड की। मतलब जो धीरे धीरे बहेगा वो हाई विस्कस होगा, और जो आसानी से फ्लो करेगा वो लेस विस्कस होगा। विस्कोसिटी को आप बताते हो ईटा से।
तो ये एक पूरा इक्वेशन है जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड बता रहा है किसी पाइप में, जिसकी रेडियस कितनी है a, जिसकी लंबाई कितनी है l। समझ रहे हो बात? इसकी करेक्टनेस बतानी है डायमेंशनल फॉर्मूले से। मतलब इस तरफ जो डायमेंशन बनेगी वो इसके क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे यहां पर ये बनी थी, अब वहां भी MLT के फॉर्म में कुछ बनेगा। अभी तुम एक चीज बताओ, अपन इसके दो साइड लेते हैं। पहले कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम और टाइम का क्या है, रेशियो। वॉल्यूम अपन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेकर चलते हैं dV/dt, हाँ या ना? मतलब वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, L3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या फिर पाइप है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h, उसमें r का स्क्वायर है, h है, तो r का स्क्वायर h मिला के क्या बनाएगा, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम तुम्हें पता है, जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो वो क्यूब के फॉर्म में आता है। दैट मींस इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ की क्यूब। अब वो मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब हो सकता है। डिवाइड बाय टाइम, टाइम को किससे बताते हैं, t से। अब ये t को ऊपर ले जाओ तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, L3 T⁻⁻1। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा किस फॉर्म में आता है, m के साथ आता है। किसके साथ आता है, तो यहां m0 कर लो बेटा, m0 MLT के फॉर्म में आता है। हालांकि वो भी सही है, पर पूरा फॉर्मूला MLT एक के दुनिया भर के 7 आइटम आते हैं। 7 मतलब फंडामेंटल यूनिट। 7 लिखने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट 3 तो लिख दो, एक को 0 कर दो जो नहीं है। तो यहां पर तुम्हारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L3 T कितना, -1। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये नोट करो जल्दी। इसी तरह अब तुम्हें क्या निकालनी है, राइट हैंड साइड। और यदि वो इतनी ही आ गई, दैट मीन्स डायमेंशनली ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो अपन कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। तो नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। RHS कितना है, RHS पाई। पाई को लेने का जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता। प्रेशर, प्रेशर मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाय 8 मत लो, L मल्टीप्लाई कितना, ईटा। दैट मींस विस्कोसिटी, सॉरी A की पावर कितना होगा यहां पर, 4। A4। तो राइट हैंड साइड P इंटू A⁴ L इंटू ईटा। P जहां पर क्या है, प्रेशर, A क्या है, रेडियस, L क्या है, लेंथ, और ईटा क्या है, विस्कोसिटी। अभी यहां पर आपको यदि इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले पता हैं तो आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि ये इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, MLT-2, और एरिया कितना होता है, L²। एक L से एक L कैंसिल, बचा हुआ L ऊपर गया तो कितना बन जाएगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-2। ये किसका आया, प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। रेडियस का पावर 4, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ। रेडियस इज अ काइंड ऑफ, मतलब L पावर कितना, 4 डिवाइड बाय लेंथ, मतलब L पावर 1 मल्टीप्लाई ईटा। अब विस्कोसिटी का लिख लो आप लोग, विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नोट कर लो, बाद में तो समझ जाओगे जैसे से आगे बढ़ोगे। ML-1 T-1, ML-1 T-1। विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-1, ये अभी याद रखना, ईटा का। अब इसको सॉल्व करो और चेक करो क्या इतना मिलता है, जल्दी सॉल्व करो।
इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या ये मिल रहा है, m0l3t-1। देखो यहां पर m से m चला जाएगा, ये l-1 ये l पावर +1 चला जाएगा, आपस में ही 0 बना लेगा। ये l-1 में से 4 जाएगा तो क्यूब बचेगा, और t पावर कितना बचा, -2, और ये कितना है -1, ये ऊपर +1 बनेगा तो यहाँ कितना बचेगा, -1। दैट मीन्स आपके पास जो बनेगा इक्वेशन वो बनेगा m0l³ t-1। ये राइट हैंड साइड आ गया। अब तुम चेक कर लो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होने चाहिए। ये देखिए सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर का मिल सकता है एग्जाम में कि डायमेंशनली करेक्टनेस पता कीजिए, तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है।